नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन भी है, आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिएगा। हम आज बात करेंगे अमेरिका से 120 सैनिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। ये सैनिक चटगांव के 5 स्टार रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनके लिए 85 कमरे पहले से ही बुक किए गए थे, लेकिन होटल के रजिस्टर्ड में उनके नाम नहीं है। इसके बाद मिस्र का एक सैन्य विमान 14 सितंबर को चटगांव के शाह अमानत हवाई अड्डे पर उतरा। इसके अगले ही दिन अमेरिकी सैनिकों ने बांग्लादेश वायुसेना के ओटेंगा एयरबेस का दौरा किया। तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिकागो से डॉक्टर मुनीश रायजादा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी मनविंदर जी, आपके प्रोग्राम में मुझे समय मिला, इसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये सब क्या चल रहा है पड़ोस में? अमेरिकी सैनिक चटगांव के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में ठहरे हुए हैं, लेकिन उनके नाम पते रजिस्टर में नहीं है। नॉर्मली होता क्या है? पहली बात तो फौज का मतलब क्या है होटल्स में रुकने का? हमारी फौजें तो जाती है तंबू में रहती है, ये होटल्स में रुक रहे हैं, तो ये क्या जंग लड़ेंगे? और दूसरी बात ये कि इनके अते पते नहीं है वहां। जी डॉक्टर साहब। शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के निर्माता कहा जाता है जिनको, उनकी बेटी शेख हसीना को देश से निकाला दिया गया कुछ समय पहले। एंड उनकी मतलब जो ग्रेव में बैठ के इस वक्त ग्रेव में शेख साहिब बड़े तड़फ रहे होंगे। बांग्लादेश इस वक्त, और ये इंडिया के लिए बिल्कुल कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इंडिया अगर इसको इग्नोर करेगा तो ये अपनी एक बहुत बड़ी भूल होगी, और इंडिया इस बात को जानता है, ऐसी भूल करेगा नहीं। लेकिन भारत की अपनी लिमिटेशंस हैं, और फिर हम अक्सर शांति की बातें करते हैं। लेकिन बांग्लादेश इस वक्त 2025 सितंबर में टिकिंग बॉम्ब की तरह है। टिकिंग बॉम्ब है ये, पाकिस्तान से भी बड़ा नासिर बनने की तैयारी में है। पाकिस्तान तो एक अनहीलिंग, नॉन हीलिंग अल्सर बन ही चुका है। पाकिस्तान का तो इलाज हम कर सकते हैं। हाँ, इलाज तो इनका भी हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है ना कि ये ट्रम्प कौन सी दोस्ती निभा रहा है। ट्रम्प से पहले बांग्लादेश को एक बार देखते हैं कि कैसे ट्रम्प भी इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। बिल्कुल। बांग्लादेश में इस वक्त 5 बड़ी चीजें हैं, और ये हम समझ सकते हैं, भारतीय मीडिया के माध्यम से ये चीजें लोगों को समझ भी आती हैं। नंबर 1, वहां पे इस वक्त जो मिलिट्री और मुल्ला राज चल रहा है, कहने को डेमोक्रेसी है, कहने को एक इंटरिम प्रधानमंत्री बनाए गए, इंटरिम प्रधानमंत्री, एक नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस, लेकिन अब वो कब्जा करके बैठ गए। इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे बांग्लादेश में? तो वहां पे इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है। और यूएसए की तो खासियत है, यूएसए जहां भी मिलिट्री बैठती है हमेशा उनको डेमोक्रेसी के नाम पे उनके साथ डील करता है, उनको ये पसंद है। तो दिस इज ए कोजी रिलेशनशिप बिटवीन मोहम्मद यूनुस एंड प्रेसिडेंट ट्रंप एंड द यूएस। डीप स्टेट को बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। मुल्ला कटपंथी वहां पे चरम सीमा पे है। यहां तक कि जो एक सॉफ्ट, जो सेकुलर गवर्नमेंट थी, वो तो भगा दी उन्होंने शेख हसीना जी को। अब वहां पे जो इवन बीएनपी ने माना है, जो दूसरी अपोजिशन की पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने भी कहा है कि इतना ह्यूमन राइट्स कहां पे हनन क्यों हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच गायब हो चुकी है, रेडिकलाइजेशन बढ़ चुकी है वहां पे। युवकों को, यूथ को वहां पे एजुकेशन एंड कैरियर की बजाय जो इस्लामिक टेररिज्म और इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ उनको धकेला जा रहा है। अच्छा, उसके अलावा 5 सुप्रीम कोर्ट के जज को फांसी लगा दी गई थी पिछले साल, लेकिन साथ में 5 जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हटा दिए गए। गवर्नमेंट में इस वक्त कठमुल्ले बैठे हैं, चरमपंथी लोग बैठे हैं वहां पे। इकोनॉमी डाउन है। यहां पे अमेरिका में आप जब भी देखिए कोई शर्ट खरीदने जाए, बांग्लादेश की बनी शर्ट मिलेगी आपको। बांग्लादेश कॉटन का और जो कपड़ों का बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टर है यूएसए के लिए। यू कांट मिस इट हियर। यहाँ पे जब आप भी कपड़े खरीदते तो दिखता है ये। अब वहां पे देखिए कि वहां पे उनकी इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, स्टॉक मार्केट प्राइस डाउन हो चुकी है,
एंड इलेक्शंस का कोई पता आता पता नहीं है। एंड शेख हसीना अभी तक एग्जाइल में क्यों बैठी है? व्हाई शी इज सिटिंग आउटसाइड द कंट्री? अगर शांति कोट अनकोट शांति आ चुकी है तो ट्रंप ने तो अब शुरू कर दिया अपना खेल यहाँ पे। लेकिन ट्रंप को ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस चक्कर में एक तो भारत के साथ रिलेशनशिप उन्होंने बिगाड़े हुए, प्लस इस किस्म की हरकतों से उसने भारत को और ज्यादा अलर्ट होने को मजबूर किया। ट्रस्ट या साख की चिंता यहाँ पे भारत को देखी। पाकिस्तान को जिस प्रकार से ट्रंप महाराज ने अपनी गोद में बैठाया हुआ, जो कंधों पे चढ़ा के बैठा दिया एक गरीब फूटे हुए देश को, उसके बाद बांग्लादेश को प्रॉपिंग अप किया जा रहा है। तो ये सब चिंताएं की बात है। और अगर जियो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो जो आपने अभी बताए ऑपरेशंस के, तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि चिटागोंग में या चिटगोंग में इस किस्म की मिलिट्री कोऑपरेशंस का मतलब क्या है? और साथ में श्रीलंका को भी बुलाया गया, इसमें श्रीलंका को भी बुलाया गया ऑपरेशन एंजल के नाम पे, पैसिफिक एंजल के नाम पे, जिस प्रकार से 3 देशों को इन्वॉल्व किया गया। तो इससे सीधा क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रंप की मंशा क्या है? क्या वो बांग्लादेश के माध्यम से इंडिया को कंटेन करना चाहता है, चाइना को कंटेन करना चाहता है? इंडिया इस वक्त वैसे भी अपनी आस पड़ोस में देखें तो बॉर्डर्स पे, नेपाल में वहां पे अनरेस्ट है, बांग्लादेश टिकिंग बॉम्ब है, पाकिस्तान भूख की हालत कगारी पे है। तो ऐसे में ये बड़ा वाजिब मुद्दा बनता है और मुझे पूरी आशा है कि भारतीय लीडरशिप इस चीज को बड़े ध्यान से देख रही होगी। मोदी जी ने पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं और सब चीज़ों पर अपने डोभाल साहब ने नज़र रखी हुई है। इनफैक्ट वो पल पल की खबर ले रहे हैं, बीच बीच में चुपचाप से जाते भी हैं। जो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस इस मंच पे करना ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, विमान जो ट्रैक करने वाले होते हैं, उन्होंने ये पुष्टि की है कि इनके साथ 2 बड़े अमेरिकी सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान भी आए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कहीं भी किसी भी मौसम में इन्हें कैसा भी रनवे मिले, ये अपना काम कर लेते हैं। तो इनकी मंशा क्या है? मतलब क्या करना चाह रहे हैं ये वहां पे? जो आपने ये भी बताया, इन विमानों का नाम है सुपर हरक्यूलियस, एंड ये जापान में नॉर्मली स्टेशन होते हैं, C-130 इन कोड आया गया। अच्छा, इसमें और भी संदिग्ध वाली बात ये आ जाती है कि एक इन्होंने ऑपरेशन लाइटनिंग भी किया था जुलाई में, तो जुलाई में ऑपरेशन लाइटनिंग किया, अब ऑपरेशन पैसिफिक एंजल के नाम से शुरू किया। एंड ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि इनको मिलिट्री ड्रिल्स करनी पड़ रही है बांग्लादेश के साथ। कहने को तो ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों से, एक डेकेड से हमारा ये आपस में ये शांति के माध्यम से, शांति के लिए, शांति वाली और मिलिट्री कॉपरेशन चल रहा है। बट इसमें गहराई की बात ये भी है कि पिछले महीने एक यूएस मिलिट्री मैन की डेथ हो गई बांग्लादेश में जी। उसको बिना ऑटोप्सी के वापस लौटाया गया, यूएसए को सौंप दिया गया। नॉर्मली तो उसकी ऑटोप्सी होनी चाहिए थी, बॉडी पोस्टमार्टम होना चाहिए था कि भाई मामला क्या है। तो ये भी बड़ा अजीब सी सिचुएशन है। वो बांग्लादेश की जिस प्रकार की सिचुएशन है, आप ये देखिए, मोहम्मद यूनुस तो अपने कठपुतली बन ही चुके हैं, मतलब वो वेस्ट की भी कठपुतली बन चुके हैं। ही इज मोर देन विलिंग। भारत के खिलाफ उन्होंने बेबुनियादी गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, प्लस मुल्ला कठपंथी को उन्होंने बढ़ने दिया, इस्लामिक जो फेनेटिसिज्म है उसको उन्होंने पूरी हवा दी है। एंड दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन जिसको नोबेल प्राइज इस आशा के साथ दिया गया था, जो कि जिसकी कहानी गलत है। लेकिन नोबेल प्राइज कमेटी का कहना यह था कि ये सारे प्राइज वाले डॉक्टर साहब जो बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ बिल्कुल, एक दिल्ली में भी एक भूत बैठा हुआ था पिछले 10 सालों से। जी, उसकी तो अभी हवा खराब है, उसका तो अता पता नहीं है। हाँ, उसका तो मतलब CIA और ये सब डीप स्टेट के खिलाड़ी हैं सब। बिल्कुल। तो ये देखिए आप कि जब मोहम्मद यूनुस को प्राइज मिला तो नोबेल प्राइज कमेटी ने कहा कि शायद इस माध्यम से ना, प्राइज तो इकोनॉमी में मिला है कि उन्होंने जो माइक्रो फाइनेंस पे ग्रामीण बैंक के माध्यम से काम किया था। लेकिन ये कहा गया, और ये स्टेटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं थी नोबेल प्राइज कमेटी को, लेकिन ये बोला गया कि इस माध्यम से शायद वेस्ट एंड इस्लाम के बीच में एक ब्रिज तैयार हो सके। बताइए, आई मीन ये मोहम्मद यूनुस कैसे उस ब्रिज के चैंपियन बन सकते हैं? उनका क्या लेना देना इस बात से? उनकी अपनी जो भी आइडियोलॉजी हो उससे क्या? ही वाज बीइंग अवार्डेड पीस, आई मीन नोबेल प्राइज फॉर माइक्रो फाइनेंस, इकोनॉमी पे मिला।
तो ये तो इनकी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज है। बिल क्लिंटन ने खूब कोशिश की थी कि इनको प्राइज दिया जाए। अब वो व्यक्ति देखिए 20 साल बाद अब इस्लामिक मुल्लापंथी और कट्टरपंथी के साथ खड़ा हो गया वहां पे जाके, इलेक्शन जी, करवाने को तैयार नहीं है, एंड मोर जी। देन विलिंग टू यू नो आई मीन बेंड बैकवर्ड्स एंड हेल्प द यूएस। तो ये सब चिंताएं हैं। डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ भारत ने भी म्यांमार में अपनी तीनों सेनाओं के 120 जवानों को भेजा है। अब देखिए, ये जो चीजें चल रही हैं, उधर से उनकी फौज आ रही है, यूएस आर्मी आ रही है, इधर से हमारे भी लोग जा रहे हैं। ये घटनाएं मतलब संजोग तो हो नहीं सकती। नहीं। खासतौर पे ये दोनों जगहें जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में है। जी। और अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक तीनों सेनाओं की बहुत बड़े लेवल पे एक बैठक भी हुई है कोलकाता में। जी। तो ये जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति है, इसको आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? ये मतलब कहना चाहिए कि जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, उनमें एक नए तरीके का तनाव नहीं देख रहे हैं आप? देखिए, अब तनाव यहाँ पे अमेरिका में भी है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति को अब सत्ता मिल चुकी है। वेरी ट्रू, एंड एब्सोल्युटली प्रेडिक्टेबल। जी, और वो जिस प्रकार से होम प्रॉब्लम्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा न हो, भगवान न करे कि ऐसा न हो कि ये उस चीज को कैपिटलाइज करने के लिए बांग्लादेश में बैटिंग करने लग जाए फुल फ्लेश्ड। क्योंकि बिल्कुल। उनको चाइना को इंडिया को एंटागोनाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, म्यांमार भी अनस्टेबल है। जब प्रेसिडेंट ओबामा थे तो जो मिलिट्री वहां पे हुंटा गवर्नमेंट है, जो हाँ, वहां वहाँ आपने सही कहा डॉक्टर साहब, वहाँ पे एक जगह है राखाइन करके, जी। वहाँ पर काफ़ी उठापटक चलती रहती है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि उस पे नज़र सबकी होगी। हाँ, अब देखिए ना, ट्रंप ने अपने यूएसए की बात की जाए तो ट्रंप ने यहाँ पे इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। यहाँ बिल्कुल। पे इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। आने वाले समय में और ज्यादा उसका काउंटर इफेक्ट दिखेगा, उसके इल इफेक्ट्स दिखेंगे, जिस प्रकार से टैरिफ का इन्होंने युद्ध छेड़ा हुआ है पूरी दुनिया में। अच्छा, फिर यहाँ पे होम टर्फ पे एप्स्टीन फाइलों से घिरे हुए हैं। अभी जी। मेम्फिस टेनेसी में इन्होंने अपनी फौज भेज दी है, अच्छा। गार्ड को भेज दिया, नेशनल गार्ड को, कि वहाँ मतलब पहले एलए में भेजा इन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को क्रैक करने के लिए। वहाँ पे पूरी उन्होंने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेज दी एलए में। तो वहाँ पे कैलिफोर्निया के गवर्नर ने उसका पुरजोर विरोध किया, बड़ा मुद्दा उठा। फिर शिकागो की बात करने लग गए। अब शिकागो की बात करने लग गया कि शिकागो में मैं भेजूंगा, क्योंकि शिकागो भी ब्लू सिटी है, ब्लू स्टेट भी है इलिनॉय, तो यहाँ पे भी इलीगल इमिग्रेंट्स काफ़ी हैं, तो यहाँ मैं भेजूंगा। तो यहाँ पे गवर्नर है वो डेमोक्रेटिक है, प्रिट्सकर। तो यहाँ पे लोगों ने शोर मचाया। यहाँ के मेयर भी, शिकागो के मेयर हैं, वो भी नेचुरली ही इज डेमोक्रेट, तो इन्होंने विरोध किया। मीन वाइल चार्ली कर्क की हत्या हो गई, तो उसमें क्या है कि वो थोड़ा बैकफुट पे चले गए, वो मतलब हट गए मुद्दे से। नहीं तो यहाँ भी शिकागो भेजने की तैयारी थी, अब मेम्फिस में भेज दिया इन्होंने। तो हर जगह इन्होंने वहाँ पे युद्ध छेड़े हुए, मिनी बैटल्स इन्होंने छेड़ी हुई हैं। अच्छा, स्वतंत्रता के नाम पे आप ये देखिए कि जब इनको ये मौका मिल गया चार्ली कर्क की हत्या, देखिए ना, कल एक बड़े एंकर को इन्होंने हटवा दिया, एबीसी ने अपने हम्म। एक नाइट टाइम के प्रोग्राम को बंद कर दिया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमीडिएटली घोषणा की कि बहुत अच्छा स्टेप है, ये व्यक्ति तो योग्य नहीं था। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे अपने पूरा बैटल छेड़ा हुआ है आइडियोलॉजी के नाम पे। चार्ली कर्क की जब डेथ हुई तो एयरफोर्स 2 में, यानी कि जिस विमान में वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं, एयरफोर्स 1 में प्रेसिडेंट जाते हैं, एयरफोर्स 2 में चार्ली कर्क की डेड बॉडी को जेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ उषा वैंस एंड बाकी लोग उस डेड बॉडी को उस प्लेन में लेके जा रहे हैं, डिफेंस मिलिट्री के प्लेन में। एंड उसके बाद कैपिटलाइज किया जा रहा है उस मुद्दे को पॉलिटिकली। देखिए, उनकी हत्या हुई है तो चार्ली कर्क का भी कोई इतिहास, ऐसा कोई स्वर्णिम इतिहास नहीं था। ही वॉज ए हिट मॉन्गर। जी, उन्होंने जी। यहाँ पे अपना हिट की लड़ाई लड़ रहे थे वो नहीं, विश्व। नो डाउट उनका भी बड़ा जी। गौरवशाली इतिहास रहा है। बहुत सारी जी। चर्चाओं में रहे हैं वो। जी। तो ऐसे में अब ये इनको प्रेसिडेंट ट्रंप को लगा कि ठीक है, बांग्लादेश में भी कुछ छेड़ा जाए यहाँ पे कहानी, क्योंकि इनको तो कहानियां छेड़नी है किसी न किसी ढंग से।
इनको पूरी दुनिया में क्यास मचाना है। लेकिन चाइना के साथ अगर इनकी मंशा है कुछ ऐसी, तो भी भारत के लिए चिंता की बात है। एंड ऑब्वियसली बांग्लादेश में कुछ भी होता है, और बांग्लादेश के साथ म्यांमार भी है वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें जियो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये बड़ी चिंता की विषय है। एंड लेट्स होप कि किसी प्रकार से इसमें आगे मतलब प्रेसिपिटेट ना हो प्रॉब्लम्स। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा पहले भी अमेरिकी और बांग्लादेशी सेना ने यू रिमेम्बर टाइगर लाइटनिंग और ऑपरेशन जी जी लाइटनिंग नाम से 2 मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, जी और कहा गया था कि ये जो है शांति बढ़ाएंगे, आपस में इनकी जो सेनाएं हैं उनके तालमेल बढ़ेगा। लेकिन शांति तो सामने आ गई ना, कैसी शांति हुई राइट। बांग्लादेश। जी बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश इस वक्त वोलेटाइल सिचुएशन में, बांग्लादेश खुद इस वक्त अस्थिर है। वहां पे इस वक्त शांति एवं लोकतंत्र बहाली के लिए काम किया जाना चाहिए, ना कि मिलिट्री ड्रिल्स किए जाने चाहिए। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि समहाउ यूएसए वर्ल्ड में डेमोक्रेसी का चैंपियन तो बनता है, लेकिन इनका इतिहास देखा जाए तो ये मिलिट्री या जहां भी कूज होती हैं, जहां पे कब्जा करके जो बैठे हैं मिलिट्री डिक्टेटर्स, जी उनके साथ इनकी बड़ी बनती है। आप अफ्रीकन कंट्रीज में देखिए, वहां पे ये बड़े खुशी खुशी उन लोगों के साथ काम करते हैं, क्योंकि इस बहाने क्या होता है कि एक ही व्यक्ति से डील करना पड़ता है, पूरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डील नहीं करना पड़ता। तो फिर क्या कि उनके माध्यम से अपने यहाँ बिजनेस आगे, वहां पे जो भी वहां पे खनिज पदार्थ या जो ऑयल के जो ठेके होते हैं वो ले लेते हैं। सो दिस इज टिपिकल मोडस ऑपरेंडी ऑफ द यूएस। इनको लोकतंत्र कहने की बात है, लेकिन उसकी आड़ में ये मिलिट्री या एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनको काम करने में बड़ा मजा आता है। एंड लोकतंत्र को ये कहने के लिए है बस, लेकिन अच्छे से डिफाइन करना ये नहीं जानते हैं। राइट। और मोहम्मद यूनिस की क्या, आप ये देखिए मोहम्मद यूनिस की क्या औकात है कि वो अभी भी इस प्रकार से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हटा दिए गए हैं, उनके गवर्नमेंट में, इंटरिम गवर्नमेंट में अभी भी कठमुल्ले बैठे हैं, चरमपंथी लोग बैठे हैं। तो ये सब रीजन क्या है? पाकिस्तान के अलावा अगर बांग्लादेश को अगर स्टेबलाइज करना चाहे यूएसए, तो उसके लिए सिर्फ 2 दिन का काम है। बिल्कुल। और आज तो आई मीन राहुल गांधी ने एक बड़ा तमाशा कर दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती वो। जी इन नटशेल वो ये कह रहे हैं कि जो भारत के युवा हैं, जो भारत के स्टूडेंट्स हैं, जो भारत के जेन जी हैं, वो सब मेरे साथ हैं। यू गॉट माई पॉइंट? यस जेन यस। जीज, स्टूडेंट्स और युवा। जेन जीज अगर आप कह रहे हैं तो उसमें सारे युवा ही होते हैं, तो ये उनसे कौन सी आग लगवाना चाह रहे हैं, और क्योंकि ये किसके कहने पे कर रहे हैं, और कौन इनको ये ताकत दे रहा है? ये आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया मनविंदर जी। जो नेपाल में हुआ, तो उसको ये एग्जैक्टली। इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल के जो मेयर है वो भी, ही इज नॉट जैन जी, बट वो उम्र में उनसे बड़े हैं, लेकिन उन्होंने उसको पूरी हवा दी, और एक दूसरे व्यक्ति ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी उसको हवा दी। तो ये 2 लोग बड़े लाइमलाइट में आ रहे हैं। तो उसी के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश है कि अब हाँ, इंडिया का जैन जी मेरे साथ है। जबकि भारत में भी विकास ज़्यादा होना चाहिए, नो डाउट। एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। बट इंडिया में अभी भी अच्छी खासी डेमोक्रेसी है। एंड शायद अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के माध्यम से, चुने हुए प्रतिनिधियों के मामले के माध्यम से पार्लियामेंट में ये बदलाव लाने चाहिए। भारत को भी इन सब की आवश्यकता है। लेकिन इस प्रकार का बयानबाजी, मुझे लगता है ये आई थी, उनका क्या उसमें उद्देश्य है, ये तो राहुल गांधी समझा पाएंगे। नहीं, और दूसरा देखिए ये भी है कि इस तरीके के ये ट्वीट कर रहे हैं, ये ट्वीट है एक्चुअली जो मैं आपको बता रही हूँ, जी और मुंह से तो ये बहुत कुछ बोलते रहते हैं। 1 मिनट में भारत में आग लग जाएगी, केरोसिन छिड़का हुआ है, दिया सलाई बस लगाने की देर है। तो वो दिया सलाई तो उनकी जेब में ही रहती है। एक तरफ मुझे लग रहा है कि वो लाल वाली नोटबुक, और दूसरी तरफ ये दिया सलाई लेकर के चलते हैं। इनकी नज़र में भी लोकतंत्र की रिस्पेक्ट जो है, आप देख रहे हैं किस तरीके की ये बयानबाजी करते हैं। एंड अमेरिका ने ये जो अपने सैनिकों को वहाँ भेजा है, जी मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको।
ये तो बांग्लादेश में क्या कर रही है अमेरिकी सेना? चिटगांव के होटल में रजिस्टर में किसी का नाम भी नहीं है। ये भी अपने आप में बहुत मतलब अजीबोगरीब केस है कि सेना कहीं जाती है। मैं आपको फिर उसी जहाँ से हम शुरू हुए थे उसी पॉइंट पे ले आई हूँ। ये भी अपने आप में बहुत अजीबोगरीब है। सही बात है, अजीब सा स्टाइल है इनका काम करने का। जबकि अगर वास्तव में पीस और मिलिट्री ड्रिल्स हैं ये पीस के नाम पे, कोऑपरेशन के नाम पे, तो या नेचुरल आपदाओं से के समय कैसे उनसे डील किया जाए, अगर ऐसा उनके पीछे उद्देश्य है तो ये तो तरीका नहीं है काम करने का। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसा एक हवाला दिया मैंने पिछले महीने भी जो डेथ हुई थी एक मिलिट्री पर्सन की, जी उस प्रकार नहीं, उसका अभी 2 दिन पहले भी मैंने देखा किसी और भारतीय की भी उसको मारा गया है। एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग देयर विद इंडियंस ना। आप तो चूंकि इस समय शिकागो में है तो आप ज्यादा जान रहे होंगे। कुछ चीजें जो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, लोकल पेपर्स में रहती हैं, है ना, जो हम इंटरनेट पर भी नहीं देख पाते हैं। तो भारतीयों के लिए भी बहुत अच्छे इन्होंने अब स्पेस नहीं छोड़ा है। यूएसए में डेफिनेटली कोई डाउट ही नहीं है। अभी आप ये देखिए ना कि फेंटनिल ड्रग पे भी एक विवाद उठा है, तो उस पे विवाद उठा है। मैं प्लस उसी पे बात करना चाह रही थी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, और फिर जो H1B वीजा पे जो एक प्रकार से असोल्ट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। H1B वीजा का सीधा संबंध है भारत से, क्योंकि H1B वीजा के जो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज होते हैं, जो यूएसए को 65,000 पर ईयर H1B वीजा के माध्यम से टेक्नोक्रेट्स मिलते हैं, आईटी ट्रेंड पर्सनल मिलते हैं, उसमें सबसे बड़े तादाद भारत से आती है। तो उस पे सीधा चोट पहुंचाने का मतलब आप भारत को चोट पहुंचाना चाहते हैं। और वैसे भी यूएसए इज नोन फॉर इमिग्रेंट्स। यहाँ पे टैलेंट को ये लाया जाता है ताकि आप आइए और इस देश की तरक्की में आप योगदान दीजिए, मिलिट्री एंड साइंटिफिक एंड डेवलपमेंट में। तो ये तो इसका भारत यूएसए का इतिहास है। लेकिन उसमें इस प्रकार की बातें करना, फिर स्टूडेंट वीजा का देखिए, एंड उसके बाद टैरिफ का जो इन्होंने पंगा छेड़ा हुआ है। तो इस सब चीज़ों से दिखाता है कि जो ट्रंप ने पिछले काफ़ी महीनों में अपने आप को जिस ढंग से कंडक्ट किया, वो गैर जिम्मेदाराना है। प्लस नवारो जैसे लोगों के माध्यम से लगातार बेबुनियादी बातें करना, ये सब ये शो करता है कि अभी भले 75 साल की बर्थडे पे उन्होंने विश किया प्रेसिडेंट। हाँ, मतलब देखिए कि अभी दूसरा दिन चढ़ा भी नहीं था, 12 बजे भी नहीं थी कि इनका जो है ट्वीट आ गया। जी, मोहब्बत दिखाने में बिल्कुल आगे आ जाते हैं, लेकिन धोखा देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक तरह से धोखा है ना। आप कह रहे हैं कि मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। चलिए, मोदी जी ने भी अब काफी दिनों के बाद रिएक्ट किया कि हाँ ठीक है, हम चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाए। और डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं, और कई बार कुछ चीजों के संदेश भी देने होते हैं ना। तो ये क्या कर रहे हैं? मतलब ये जो हमने अब चीजें देखी, मैंने आपको फौज का वहां पे दिखाया जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है होटल में, क्या मतलब है? तो ये किस तरीके की दोस्ती दिखा रहे हैं भारतीयों के साथ, और पर्टिकुलरली मोदी को अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन अंडर टेबल इनका कोई और ही गेम चल रहा है। देखिए, सही बात, ये बिल्कुल चिंताएं की बातें हैं, चिंताजनक बातें हैं। एंड ट्रंप ने अपने आप को शो कर दिया कि भारत उसको ट्रस्ट नहीं कर सकता, उनको ट्रस्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक्स अ लॉट।